हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन वॉइस रिकॉर्डिंग बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट्स इन इंडिया। क्या वॉइस रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस यूज़ किया जा सकता है कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में। तो इसके साथ ही हमारे आज के मेन क्वेश्चन होने वाले हैं, इज़ वॉइस रिकॉर्डिंग एडमिसिबल इन कोर्ट, यानी कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग होगी क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाएगी। लॉज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कि 65B ऑफ IT एक्ट डील करता है, उसको डिटेल्स में जानेंगे। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड अंडर सेक्शन 65B एंड द कंडीशंस विच मस्ट बी फुलफिल्ड वाइल शोइंग वॉइस रिकॉर्डिंग एज एविडेंस इन कोर्ट्स इन इंडिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सब देखने वाले हैं, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इसी के साथ हम देखेंगे सेक्शन 65B के रिगार्डिंग सब कुछ। तो दोस्तों चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज को टॉपिक, देखते हैं सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज वॉइस रिकॉर्डिंग एडमिसिबल इन कोर्ट। क्या कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाएगी। इफ समवन वांट्स अ वॉइस रिकॉर्डिंग टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट्स देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रूव इट्स जेन्युइननेस। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रूव करना चाहेगा या फिर अपने केस के सपोर्ट में कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग फाइल करना चाहता है तो उसकी जेन्युइननेस को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि वो रिकॉर्डिंग कैसे की गई थी, कब की गई थी, किस इक्विपमेंट से की गई, और इस तरह की जो जेन्युइननेस है उसको आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। नाउ जेन्युइननेस इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स दैट आर इफ द एविडेंस इज रिलेटेड टू द केस। नेक्स्ट इज हाउ द एविडेंस इज स्टोर्ड एंड लास्टली टाइम पीरियड टिल विच द रिकॉर्ड हैज़ बीन केप्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि फ्रेंड्स, आपको जेन्युइननेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो आप एविडेंस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो उस केस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केस आपका मर्डर का है और आप एविडेंस दिखा रहे हो कि भाई किसी फैमिली केस के रिगार्डिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसमें जो जेन्युइननेस के रिगार्डिंग है कि भाई जो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो केस से रिलेटेड है, एविडेंस केस से रिलेटेड है। सेकंड, कि आपने कैसे इस एविडेंस को स्टोर किया था, कि रिकॉर्डिंग के थ्रू, कैमरे के थ्रू, ये सब आपको उसमें मेंशन करना है। और टाइम पीरियड की, अगर आपने इस चीज़ को स्टोर करके रखा हुआ तो कितने टाइम से आपने कौन से डिवाइस में स्टोर करके रखा हुआ था, उसके बाद ही जो है कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाएगी। दैट मीन्स कि आफ्टर प्रूविंग इट्स जेन्युइननेस। नेक्स्ट पॉइंट है लॉज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिगार्डिंग कौन सा लॉ गवर्न करता है। देन एनी इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड by using the magnetic or optical media with the help of a computer can be considered as justified if it satisfies all the conditions mentioned in section 65B of the Indian Evidence Act। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टोर की गई है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर किसी भी ऑब्जेक्ट में, डिवाइस में, तो आप इस एफिडेविट्स के थ्रू आपको फाइल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसमें ये चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए जो कि आपकी सेक्शन 65B में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है। यानी कि 65B एविडेंस एक्ट कहता है कि आपको इस सब इंफॉर्मेशन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस किस डिवाइस में को क्या क्या आपने वॉइस रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। तो ये था दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट दो टॉपिक। अब चल देखते हैं कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड अंडर सेक्शन 65B। First condition है the time when the information is stored on the computer. It is important that the computer must be in use regularly to store or process information. Furthermore, the person showing the evidence as electronic media must have lawful control over the device. यानी कि सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स उसका टाइम शो करना है, यानी कि टाइम कि आपने कब ये इन्फॉर्मेशन किसी कंप्यूटर में स्टोर की थी। और ये भी ज़रूरी है कि जो कंप्यूटर आपका रेगुलरली यूज़ में होना चाहिए, कि आप उसमें जो है प्रोसेस जो भी आपको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और साथ में ये भी दिखाना ज़रूरी है कि आपका उस कंप्यूटर पे कंट्रोल भी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके भी यूज़ करते हो कोई और भी यूज़ करता है, आपका लॉफुल कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्टेटेड पीरियड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच इट इज़ इंक्लूडेड इज रूटीनली फेड टू कंप्यूटर्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ अबव एक्टिविटीज़। यानी कि जो भी आपका जो पीरियड होगा कि आपने कब उसको कैप्चर किया था और कब आपने स्टोर किया, उसके बीच में आप उसको रूटीनली यूज़ भी करते रहते हैं उस कंप्यूटर्स को। इसीलिए होता है ताकि किसी ने कोई भी थर्ड पर्सन ने कोई चीज़ को टेम्पर ना किया हो। इट्स जस्ट एन स्टेटमेंट्स विच मस्ट बी मैंशनड इन द एफिडेविट विच इज़ बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 65B। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू जस्टिफाई दैट इट वाइल रिकॉर्डिंग द एविडेंस द कंप्यूटर वॉज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ये आपको जस्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन हम देख रहे हैं ये रिटर्न फॉर्म में, एक एफिडेविट फॉर्म में देनी पड़ती है कि जो आपका कंप्यूटर है
वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा था, ऐसा तो नहीं बीच में वायरस के वजह से ख़राब हो गया। इफ़ द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर वॉज नॉट प्रॉपर देन द चांसेस ऑफ डिस्क्रेसिंग द एविडेंस इन कोर्ट्स में अकर। अगर आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या फिर फाइल्स करप्टेड होने के चांसेस हैं या फाइल करप्ट हो जाती है, तो भी इसमें कोर्ट्स में आपको इस एविडेंस के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स हो सकता है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिट्रीव्ड और रिसीव्ड फ्रॉम सच इंफॉर्मेशन फीड क्रिएटेड इन द कंप्यूटर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द अबव एक्टिविटीज़। यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सेव की थी या फिर उससे रिसीव की थी, ट्रांसफ़र की था, तो वो अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में किया था, जैसे जनरली आप ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये सब आपको जो कंडीशंस हैं, इसका जो एफिडेविट फाइल किया जाता है किसी भी प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 65B में, तो उन सब को कंडीशन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब टर्म्स कंडीशन ली गई हैं सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के, ओनली सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपका ये डाउट्स क्लियर हो सकें कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के एफिडेविट में। अब आगे हम बात करेंगे उन कंडीशंस की जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी वॉइस रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस पेश करने जा रहे हैं इंडिया में, इंडियन की कोर्ट्स में। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्यूली रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द स्पीकर बाय द मेकर, यानी कि जिसने भी रिकॉर्डिंग की है उसको क्लियरली उस आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, कि वो पहचान सकता है कि भाई ये उसी की आवाज़ है जिसकी कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट में फाइल की जा रही है। सेकंड, द ऑथेंटिकेशन ऑफ द वॉइस मस्ट नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी सिचुएशन, यानी कि जो वॉइस है, उसकी आवाज़ है जो आप पेश कर रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी ऑथेंटिकेशन को क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए उस किसी भी सिचुएशन में। और अगर किसी भी वॉइस के रिगार्डिंग सिचुएशन में क्वेश्चन उठाया जाता है तो उसकी जेन्युइननेस को प्रूव करना पड़ेगा। सपोज कि आपने वॉइस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में फाइल किया बट सेकंड पार्टी जो है वो ही इनकार कर देती है, भाई मेरी तो आवाज़ ही नहीं है, तो आपको उसकी ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आवाज़ है वो उसकी जेन्युइन आवाज़ है। इट विल बी बर्डन ऑन द पर्सन हु आर गोइंग टू फाइल दी वॉइस रिकॉर्डिंग एज एन एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स। नेक्स्ट इज नो टेम्परिंग और राइजिंग मस्ट बी डन विद द कन्वर्जेशन, यानी कि आपको उसकी आवाज़ से कोई टेम्परिंग नहीं करनी है कि आप उसकी आवाज़ में और कुछ आवाज़ अपनी ऐड करके उस गुमराह करने की, या कोई भी उसके जो अगेंस्ट में केस जा रहा है। तो यानी कि कंक्लूजन ये है कि कोई भी नो टेम्परिंग और राइजिंग मस्ट बी डन विद द कन्वर्जेशन, द होल कन्वर्जेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस इन कोर्ट, यानी कि आपने उसकी जो रिकॉर्डिंग की है वो उस पर कोई टेम्परिंग नहीं करनी है, जैसे भी है उसको वैसे ही कोर्ट में फाइल करनी है। स्टेटमेंट्स गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मस्ट बी रेलिवेंट, दैट मीन्स कि जो आप एफिडेविट फाइल करेंगे उसके साथ में, तो वो उससे रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी कि केस के रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग्स मस्ट बी केप्ट इन द ऑफिशियल कस्टडी, रिकॉर्डिंग्स को ऑफिशियल कस्टडी में रखा जाना चाहिए। एंड लास्ट इज वॉइस रिकॉर्डेड इन द मीडिया मस्ट बी क्लियर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यानी कि जो आपने वॉइस रिकॉर्ड की है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आपने कोई ड्यूरिंग ट्रैवलिंग करते हुए कोई ऑडियो शूट की है, या फिर आप ऐसी जगह पे है मार्केट में कि जहाँ पे ये सब कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसमें क्या है कि क्लियरली आपका एविडेंस प्रूफ नहीं हो पाएगा कोर्ट में। तो वॉइस रिकॉर्डिंग बिल्कुल ध्यान से करनी है बिल्कुल, ताकि आवाज़ भी क्लियर हो, वॉइस भी क्लियर हो, और जिस रिगार्डिंग किया जा रहा है जो मुद्दा है वो भी आवाज़ में उस टॉपिक कंसेप्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि क्या कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल है, या फिर कब एक इंडियन कोर्ट्स में इसको एडमिसिबल माना जाता है, कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस तरह की फ्यूचर में वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ।